दोस्तों, क्या अभी तक आपने आपके टैक्स सेविंग के बारे में सोचा है या फिर आप जैन फेब मार्च में सोचने वाले हो? दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आपको टैक्स सेविंग के प्लान के बारे में सोचना चाहिए और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम टैक्स सेव हो सके। और दोस्तों, टैक्स सेविंग के लिए सेक्शन 80C में ऐसे बहुत सारे टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके वजह से आपका बहुत सारा टैक्स सेव हो सकता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप लगभग 45,000 का टैक्स सेव कर सकते हो इस सेक्शन 80C के अनुसार। दोस्तों, वैसे तो इन स्कीम्स में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख तक के अमाउंट का ही मिलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, सेक्शन 80C में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हो। मगर दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और टैक्स बेनिफिट उससे आपको मिलना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो आपको ELSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ यही स्कीम है जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे 80C में मेंशन किए हुए सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ELSS में इन्वेस्ट करने की रिस्क हाई जरूर है क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मगर दोस्तों इसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे इसका इंटरेस्ट रेट। अगर आप सही फंड चूज करते हो तो आपको 12 to 15% का इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा। वही दोस्तों, सबसे बढ़िया बात तो इनका लॉक इन पीरियड है। आप अगर देखोगे तो ELSS फंड का लॉक इन पीरियड सबसे कम है 3 years, जो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। तो दोस्तों, ELSS फंड्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो एग्जैक्टली आपको लेना क्या चाहिए? दोस्तों, ग्रोथ प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो आपको किसी भी पॉइंट पर पे आउट नहीं करते, मगर जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको एक कंपाउंडेड बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, इसके ऑपोजिट है डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, डिविडेंड पे आउट ये स्कीम होती है जहां आपको डिविडेंड पे आउट किए जाते हैं, और दोस्तों फिर आपके हाथ में है आप उस डिविडेंड को कैसे यूज करते हो। और दोस्तों, इसमें भी एक और टाइप है जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, एज द वर्ड सेज, इस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है वो डिविडेंड्स री इन्वेस्टेड है और ये जो रेड है वो डिविडेंड्स नॉट री इन्वेस्टेड है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिविडेंड री इन्वेस्टेड का जो ग्राफ है वो कितना बढ़िया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट जब होता है तब डिविडेंड री इन्वेस्टेड ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लिटरली आउट परफॉर्म किया है डिविडेंड्स नॉट री इन्वेस्टेड से। क्योंकि दोस्तों, डिविडेंड पे आउट करने से आपकी वेल्थ में एडिशन नहीं होती जितनी डिविडेंड्स इन्वेस्ट करने से होती है। मगर दोस्तों, इस ELSS फंड में अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो लॉक इन पीरियड है 3 years का, वो उस डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे उस टाइम से फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ग्रोथ एक सही ऑप्शन है। और अगर आपके पास ये 3 ऑप्शंस है तो मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा ग्रोथ ही ऑप्शन चूज करना चाहिए। मगर दोस्तों, ELSS फंड्स में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपने सही चूज नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों, टैक्स बेनिफिट तो ठीक है, मगर कम से कम उस फंड ने आपको पॉजिटिव और इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स देना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आपकी वेल्थ कंपाउंड होनी चाहिए, ना ही डिक्रीज। मगर दोस्तों, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद हम आपको एक बेस्ट से बेस्ट ELSS फंड चूज करने में जरूर मदद करेंगे। और फंड्स को कैसे और किन पैरामीटर्स पर जज करना है, इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे आपको। मगर दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, इसीलिए अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स लाते रहेंगे। और दोस्तों, फ्रॉम द पूल ऑफ ELSS म्यूचुअल फंड्स हमने आपके लिए 4 ऐसे फंड्स चूज किए हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको चूज करना है एक डायरेक्ट प्लान, और इस वीडियो में हमने आपको बताया क्यों ग्रोथ प्लान चूज करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान में
हमने ये 4 ऑप्शंस चूज किए हैं, जिसमें एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है, सेकंड में है मीरई एसेट टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, थर्ड है पराग पारिक टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान और फोर्थ है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले आपको इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो ELSS फंड्स है वो भले ही 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, मगर आपको इसे सिर्फ 3 इयर्स नहीं मगर 10-15 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न्स मिल जाए, जिसके चलते ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए ये जितना कम हो उतना ही ये अच्छा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 1 साल में 18.9% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में इसने 13.5% का रिटर्न और 5 सालों में 15.4% का रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.88% है, जो इनके सेगमेंट में काफी अच्छा है। अगर आप मीरा एसेट टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान की बात करें तो कमाल का 1 ईयर का रिटर्न है इसका। इन्होंने 1 ईयर में 21.3% का रिटर्न दिया है। हालांकि 3 सालों में इन्होंने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी से कम दिया है 12.9%, मगर इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.3% है, जो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ये फंड 5 सालों पहले नहीं था, इसीलिए 5 सालों का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है। अगला जो टैक्स सेवर फंड है वो है पराग पारिक टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, अगर आप पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस फंड में इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो एग्जैक्टली वही रखी है जो लॉन्ग टर्म इक्विटी में रखी है, मगर इसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज है। और दोस्तों, इन्होंने तो कमाल के रिटर्न्स दिए हैं 1 सालों में, और इस फंड को चालू होके 1 ही साल हुआ है, इसीलिए 3 इयर्स और 5 ईयर का डेटा नहीं है, मगर 1 सालों में इसने 27.7% रिटर्न दिए हैं, जो एक बहुत बढ़िया बात है। हालांकि दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.15%। और दोस्तों, जो फोर्थ फंड है वो है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इसने 1 साल में 24.9% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14.1% और 5 सालों में 14.7% का रिटर्न दिया है, जो बहुत बढ़िया है। हालांकि दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे ज्यादा है 1.19%। दोस्तों, इसके अलावा एक और फंड है जो इस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो है क्वांट टैक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, इन्होंने मार्वेलस 43.8% के रिटर्न दिए हैं इस साल, जिसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है और इस समय ये ELSS फंड में एक हॉट फंड बन गया है। मगर दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने चाहिए। अगर आप 3 सालों का डेटा देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को इस फंड ने लगभग 2 साल बीट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको ये बात देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये स्टॉक एटलीस्ट इंडेक्स को बीट करता है या नहीं, क्योंकि आप अगर 0.57% का एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि सर्टेनली इंडेक्स से ज्यादा ही इस फंड को परफॉर्म करना चाहिए। और यही सारा डेटा कलेक्ट करके हमने ये 4 फंड्स चूज किए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमने इनकी टॉप होल्डिंग लिखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सिस की सबसे टॉप होल्डिंग है बजाज फाइनेंस 9.7%, HDFC बैंक 7.9% और TCS 7%। वही मीरई की टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक 10.4%, इन्फोसिस 6.8% और ICICI बैंक 6.5%। वही पराग पारिक की टॉप होल्डिंग है ITC 8%, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 6.1% और परसिस्टेंट सिस्टम्स 5.3%। दोस्तों, कैनरा रोबेको की सबसे टॉप होल्डिंग है इन्फोसिस 8.9%, ICICI बैंक 8.5% और HDFC बैंक 7.5%। दोस्तों, ये तो हो गए इन फंड्स के टॉप होल्डिंग्स। और दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया कि किसी भी म्यूचुअल फंड को इंडेक्स को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के लिए हम इतना एक्सपेंस रेशियो देते हैं ताकि ये बहुत अच्छा, कम से कम इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ने बहुत अच्छे से इंडेक्स को बीट किया है। यही नहीं, मीरा एसेट टैक्स सेवर ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ने भी
बहुत बढ़िया तरीके से इंडेक्स को बीट किया है। पराग पारिक ने भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर ग्रोथ ने भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाया है और इंडेक्स को इसने भी बहुत बढ़िया तरीके से बीट किया है। मगर दोस्तों, किसी भी स्टॉक को चूज करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ उसके रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जब मार्केट फॉल होता है तब ये स्टॉक कितना फॉल होता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट फॉल होता है और ये जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट से ज्यादा फॉल होता है, तब आपको अलर्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब मार्केट फॉल होता है तब इनके जो स्टॉक्स है वो इंडेक्स से ज्यादा फॉल होते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इन्हीं रिस्क को समझने के लिए कुछ और पैरामीटर्स है वो हमें समझने चाहिए, जैसे अल्फा। दोस्तों, अल्फा ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि इस फंड ने इंडेक्स से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स यानी BSE 200 है और कैटेगरी में ELSS के सारे फंड्स हैं और यहाँ पर एक्सिस, मिरर और कैनरा के ये 3 सालों के डेटा के ऊपर लाए गए पैरामीटर्स है। दोस्तों, इसमें पराग पारिक नहीं है क्योंकि इनके फंड को सिर्फ 1 साल हुए हैं और 1 साल इनफ डेटा नहीं होता है इन सारे पैरामीटर्स को जज करने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अल्फा की। तो दोस्तों, अल्फा ये आपको बताता है कि इसने इंडेक्स को कितना बीट किया है। यानी दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर किसी फंड का 5 है अल्फा, यानी इसने 5% ज्यादा इंडेक्स को बीट किया है। और इस कैटेगरी में कैनरा रोबेको ने सबसे ज्यादा इंडेक्स को बीट किया है। रिटर्न्स के मामले में 4.34 है इसका अल्फा, एक्सिस का 4.12 है और मिरर का 3.25। तो दोस्तों, इन सब में कैनरा रोबेको का सबसे बढ़िया है अल्फा। दोस्तों, हमारा सेकंड पैरामीटर है बीटा। बीटा आपको ये बताता है कि ये स्टॉक कितना वोलेटाइल है और ये वैल्यू जितनी कम उतनी अच्छी। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना ये है कि किसी भी फंड की वैल्यू बीटा की अगर 1 से ज्यादा है तो वो फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इस केस में मिरर 1.02 है इसका बीटा, यानी मिरर म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और ये एक्सिस और कैनरा से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो दोस्तों, इस केस में एक्सिस का बीटा 0.90 है, वही कैनरा रोबेको का भी बीटा 0.90 ही है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सिस और कैनरा रोबेको ने अपनी कैटेगरी से भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, यानी इनका फंड इनके बाकी के पीयर्स से कम वोलेटाइल है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों, मार्केट कितना वोलेटाइल है ये चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये फंड इंडेक्स को कितना फॉलो करता है, कितना रेप्लिकेट करता है। तो ये वैल्यू जितनी 100 के करीब हो उतना ही ये फंड इंडेक्स को फॉलो करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिरर सबसे ज्यादा फॉलो करता है इंडेक्स को, 97.87 है इसका R²। वही कैनरा का भी 91.9 है, जो बहुत बढ़िया है, और एक्सिस का इन तीनों में से सबसे कम है, 89.99। वही कैटेगरी का भी एक्सिस और कैनरा से ज्यादा है, 93.49। अब दोस्तों बात करते हैं शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो ये रेशियो होता है जो आपको बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना रिस्क लेते हैं। ये वैल्यू जितने 1 के करीब हो उतना ही ये अच्छा होता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर एक फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो 40-50% के रिटर्न्स दे रहा है, मगर इनका शार्प रेशियो अगर बहुत कम है, यानी ये बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा फंड मैनेजर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता है। मगर दोस्तों, अगर एक फंड मैनेजर मॉडरेट रिटर्न्स यानी 15 to 20% भी रिटर्न्स लाता है, मगर उनका जो शार्प रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि वो फंड मैनेजर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैनरा रोबेको का 0.41 है शार्प रेशियो, जो बहुत बढ़िया है। इनके कैटेगरी से भी आप अगर कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इनकी कैटेगरी सिर्फ 0.05 है। और कैनरा के अलावा एक्सिस का भी शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है, 0.39 है। वही मिरर का भी इनके अदर पीयर्स से कंपेयर करें तो अच्छा है, 0.35 है। अब दोस्तों, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी एक स्टॉक कितना वोलेटाइल है ये आपको जानने में मदद करता है। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन वो पैरामीटर होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि इनकी जो रिटर्न्स की फ्लक्चुएशंस है वो
कहाँ तक है, और दोस्तों ये वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। इसमें कैनेरा रोबेको की 20.71 है जो सबसे कम है, और एक्सिस की भी ऑलमोस्ट उतनी ही है 20.92 जो बहुत बढ़िया है, और मीराई की 22.83 है, और इनकी कैटेगरी की 22.24। यानी दोस्तों मीराई का म्यूचुअल फंड थोड़ा वोलेटाइल जरूर है अगर आप इनके पीयर्स और एक्सिस और कैनेरा से कंपेयर करोगे तो। दोस्तों ये तो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, मगर एक और पैरामीटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केट फॉल होने के बाद इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी मार्केट फॉल होता है तब मार्केट से नीचे किसी भी फंड को नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो इंडेक्स का फॉल है उससे इनके फंड की वैल्यू कम होनी चाहिए। और दोस्तों जहां इंडेक्स -28.57% फॉल हुआ, वही इनके कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एन एवरेज 27.51% गिर गए। मगर दोस्तों एक्सिस सिर्फ और सिर्फ -23.19% फॉल हुआ, जो एक बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में यही बात है जो आपको देखनी चाहिए कि मार्केट फॉल में शेयर्स कितने ज्यादा फॉल होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीराई ऑलमोस्ट मार्केट के फॉल जितना ही इनका फंड फॉल हुआ है, 28.19% फॉल हुआ है इनका फंड। वही पराग पारिक का भी बहुत बढ़िया है, ये सिर्फ 23.13% फॉल हुआ है। और कैनेरा रोबेको का भी बहुत बढ़िया फंड है, जहां एक्सिस और पराग पारिक -23% फॉल हुए, कैनेरा रोबेको सिर्फ और सिर्फ -22% फॉल हुआ है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों इन सब में आपको अगर फंड्स चूज करने हैं तो मेरे हिसाब से आपको कैनेरा रोबेको को कंसिडर जरूर करना चाहिए। अगर आपको ऐसा ही एक बढ़िया फंड चाहिए तो एक्सिस और पराग पारिक ये दो फंड्स भी बहुत बढ़िया है और आप इनके बारे में ज़रूर सोच सकते हो। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप इनकी होल्डिंग्स देखिए, इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, और ये चारों फंड्स बहुत बढ़िया है। मगर इन चारों में से भी ये 3 फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, और इन 3 में से कैनेरा रोबेको फंडामेंटली एक बहुत बढ़िया इस समय ELSS फंड है, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। मगर पराग पारिक का क्योंकि डेटा इनफ नहीं है, मगर मेरे हिसाब से पराग पारिक टैक्स सेवर फंड भी एक बहुत बढ़िया फंड है। और दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मिनिमम SIP अमाउंट आपको एक्सिस में, मीराई में और कैनेरा में 500 रुपीज़ की करनी पड़ेगी। वही पराग पारिक में 1000 की मिनिमम SIP करनी पड़ेगी। वही अगर मिनिमम लमसम आपको इन फंड्स में डालना है तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ डालने होंगे। वही एडिशनल लमसम आपको इन चारों फंड्स में आप डाल सकते हो। दोस्तों इसमें कोई भी एग्जिट लोड आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये आया होगा कि SIP का कैसे लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने इस महीने यानी दिसंबर 2020 को SIP स्टार्ट की है, तो आपको दिसंबर 23 के बाद ही आप वो फंड्स निकाल सकते हो, और जब फेब के फंड्स आप डालोगे तब ये फेब 2023 में आप निकाल सकते हो। इसीलिए दोस्तों SIP करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि इन चारों में से आपका फंड कौन सा फेवरेट है और आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और इन चारों के अलावा भी आप अगर किसी ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जैसे हमने मिड कैप और ELSS फंड आपके रिक्वेस्ट से किए हैं, तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी या फिर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको लगता है कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट्स जरूर कंसिडर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए।